ग्रेविटी फिजिक्स क्लास के इस डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 12th के कुछ चैप्टर्स के बारे में। 12th सेक्शन का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, और इसको हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है आवेश और विद्युत क्षेत्र का, दूसरा भाग है हमारा विभव, विभवांतर और संधारित्र। इसके पहले भाग का हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्थिर विद्युतिकी क्या होता है। अस्थिर विद्युतिकी स्थिर आवेश का अध्ययन जिस भी सेक्शन में किया जाता है वह हमारा अस्थिर विद्युतिकी होता है, जहां आवेश पूरी तरह से अस्थिर होता है और कोई भी गति अवस्था में वह नहीं पाया जाता है। किसी भी तरह के उस जो आवेश है वो उसमें मूवमेंट नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता। अब अगला है हमारा द्रव्यमान। हम जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। जैसे ही हम द्रव्यमान के बारे में जान जाएंगे, हमारे लिए आवेश समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो द्रव्यमान में सबसे पहले यह जानते हैं कि होता क्या है। यह किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है और उसको अनुभव भी कराता है। तो ये तो हमारा द्रव्यमान हुआ। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं तो वह धरती की ओर आता है। तो जब वह धरती की ओर आ रहा होता है तो उस वक्त हम अपने अंदर एक द्रव्यमान का अनुभव करते हैं। यही अगर वह हम अनुभव नहीं करें, जैसे कि आप चले जाएं स्पेस में जहां पर किसी भी तरह का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिले, तो वहां पर हम अपने द्रव्यमान का अनुभव करना बंद कर देते हैं। तो द्रव्यमान को हम लोग जब जानते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि वह कोई भौतिक गुणधर्म हो गया, किसी प्रकार का कोई मेजर थिंग्स नहीं, एक गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज हो गया, जिसकी सहायता से हम गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसको महसूस भी करते हैं। उसी तरह हम आवेश की बात करेंगे। यह किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव कराता है। तो यह आवेश, जैसे द्रव्यमान हमारा एक गुणधर्म था, उसी तरह आवेश भी हमारा क्या हुआ, एक गुणधर्म है। लेकिन वहां पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना, यहां पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह उत्पन्न कराता है और उसका जो प्रभाव होता है वह आवेश हमें अनुभव कराता है। तो ये हमारा द्रव्यमान और आवेश था, जिसके बीच में हमने संबंध भी देखा। अब हम देखेंगे कि आवेश की संकल्पना हम किस आधार पे करते हैं। तो आवेश की संकल्पना करने के लिए हमें देखना होगा, एक हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम सोडियम को हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में, रिएक्शन में हम भाग लेने के लिए भेजते हैं। तो जब हम भेज रहे होते हैं उस वक्त इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा भेजने से पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास, और प्रोटॉन भी उतनी ही मात्रा में होती है। उसी तरह जब यह भाग ले लेता है, भाग लेने के बाद आप यहां पर गौर करेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है तो सोडियम पर प्लस हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन की संख्या अब ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो यहां वही है, यहां प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए यह धनावेशित हो रहा है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का नुकसान भी होना इसका एक कारण होता है। इसी तरह आप क्लोरीन का भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं कि क्लोरीन में क्या हो रहा है। क्लोरीन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जब हम अभिक्रिया में भाग लेने से पहले इसका 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यह भाग लिया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास एक बढ़ गई, यानी कि निगेटिव। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ा, यानी यह एक ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है,
तो यह हमारा क्लोरीन क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कम है, इसीलिए यह ऋणावेशित हो जाता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना भी इसका एक कारण है। हमने देखा कि चाहे आवेश ऋणावेश हो या धनावेश, दोनों ही काम के लिए जैसे कौन जिम्मेदार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने जब सोडियम की बात कर रहे हैं वहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हो रहा था, और यहाँ जब हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन में भी हमारा इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अब यहाँ पर हमने कुछ नोट लिखा है, उस पर हम ध्यान देंगे। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि हम प्रोटॉन के आधार पर किसी आवेश की संकल्पना क्यों नहीं करते हैं। तो उस क्यों नहीं का दो कारण है। पहला कारण है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में काफी भारी होता है। यह आप नीचे मैंने यहां पर बताया हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना ज्यादा भारी होता है, तो 1837 यानी 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। वहीं दूसरा अगर इसका रीजन दिया जाए तो प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच दुनिया का सबसे प्रबल नाभिकीय बल लगा होता है। इसीलिए जब भी हमें नाभिकीय बल के द्वारा जैसे परमाणु विस्फोट होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हम टक्कर करा करके ही वह विस्फोट करा सकते हैं। तो यह तो हमारा एक छोटा सा कारण हुआ कि प्रोटॉन के आधार पर हम क्यों नहीं संकल्पना करते हैं, उसके ये दो मुख्य कारण हैं। अब आगे देखते हैं कि आवेशों के कितने प्रकार होते हैं। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है, तब कोई भी जो हमारा एलिमेंट है उस पर धनावेशित कब हो सकता है, जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यानी किसी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा ये कम हो जाए और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, धनावेशित। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हुई, वह ऋणावेशित। अभी जैसे हमने देखा सोडियम के पास क्या हुआ, अभिक्रिया लेने के बाद प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो वह हमारा हो गया धनावेशित। और जैसे ही क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई, वो हो गया हमारा ऋणावेशित। इसके आगे है आवेश का हम समायोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं जब हम एक ही तरह के आवेश यानी कि सजातीय, इसमें हम पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी धनावेश तथा धनावेश को जब मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी तरह ऋणावेश और ऋणावेश को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रतिकर्षित। तो हम कह सकते हैं सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी तरह अगर हम विजातीय आवेश की बात करें तो विजातीय आवेश में क्या होगा यह देखना है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब हम धनावेश और ऋणावेश को मिलाते हैं तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह ऋणावेश और धनावेश को जब हम मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कहा गया कि आवेश अचर होता है, और इसी का अगला भाग है कि आवेश अदिश भी होता है। तो अचर क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। अभी इसके बारे में हमें आइंस्टाइन महोदय ने एक थ्योरी दिया था, जिसके आधार पर एक सूत्र बनाया था उन्होंने, उसके बारे में हम जानेंगे, जिससे हमारा आवेश क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी द्रव्यमान के वस्तु को v वेग से चलाते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और उस द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान में जो अंतर है उसका सूत्र ये है। यहाँ पर जो सूत्र है m बराबर m0 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर बट्टा c स्क्वायर। अब यहाँ पर m क्या है, तो m द्रव्यमान में परिवर्तन है, m0 अस्थिर अवस्था में द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग और v वस्तु का वेग। अब हम सब मानते हैं कि हमारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार 5000 किलोमीटर पर आवर है, मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं। तो अगर वह 5000 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रही है तो उसका हम द्रव्यमान में परिवर्तन यहाँ पर देखते हैं। तो m बराबर m0 यानी कि अस्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान था वह हम मान लेते हैं m0,
या मान लेते हैं 10,000 टन से ऊपर, 10,000 टन। और अब हमें निकालना है द्रव्यमान में परिवर्तन जब वह गति की अवस्था में आ रहा होगा तब। तो द्रव्यमान में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बीच में हम इस फॉर्मूला से रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो 10,000 टन बट्टा √1 माइनस भी हमारा कितना है 5,000 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और उस पर c²। तो c² जैसे ही करेंगे 9 × 10⁻16 हो जाएगा, और ऊपर v² कितना हो जाएगा 5 × 10⁻9। तो बहुत ज़्यादा का अंतर, यानी अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 0.00000 समथिंग आएगा। तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी कि वह 0 के बराबर। तो √1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही रह जाता है। इसीलिए जो हमारा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जो अस्थिर अवस्था में द्रव्यमान है, उसी के बराबर रह जाता है। अब इसी बात के आधार पर कहा गया कि आवेश का वेग तो प्रकाश के वेग के बराबर हो ही नहीं सकता। तो आवेश को हम कितने भी वेग से भगा लेंगे तो उसके द्रव्यमान पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अतः आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह बात यहाँ से क्लियर हो गया। यानी आवेश क्या होता है, एक अचर होता है, साथ ही साथ अदिश भी होता है। अब बात करते हैं आवेश के मात्रक का। तो हम जानते हैं 10th में भी हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा जब हम निकालने की बात करते हैं तो विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। यहाँ से हम आवेश बराबर समय गुना विद्युत धारा करते हैं। अब इसका मात्रक हम निकालने जाते हैं तो SI मात्रक इसका एम्पियर सेकेंड, जिसको कि कूलम कहा जाता है। CGS में इसको स्टेट कूलम कहा जाता है। तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। इसी का हम विद्युत चुंबकीय मात्रक देखें तो 1 कूलम बराबर 1/10 EMU के बराबर होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। अब इसके कुछ छोटे मात्रक भी हमारे पास हैं, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं मिली कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम, यानी 1/1000। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻9 कूलम। 1 पिको कूलम बराबर 10⁻12 कूलम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तथा इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। अगर इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें तो हम आपके बीच इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो का सही तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान तरीके से आपके बीच में पेश करते रहेंगे। तो यह हमारा पहला था। अब आगे के अध्याय में हम देखेंगे, जो आगे का हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।